हाय दोस्तों, दिशा कोट्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानने से पहले हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं। दोस्तों, 19वीं सेंचुरी के मिड में भारत के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी और हम सब जानते हैं ये 1857 की क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियंस के बीच में हुई थी। अगर हम थोड़ा ज़्यादा सा गौर करते हैं तो हम पाएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे राज किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही कर रही थी। तो हमें ये समझना होगा कि आखिर भारत में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या व्यवस्था थी, किस बेसिस पे पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे। हालांकि 1857 की क्रांति के बाद में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो जाता है और उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन का राज आ जाता है। ब्रिटिश क्राउन के राज आने के बाद में भारत में बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए थे। उन रिफॉर्म में से एक था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। (1872) में भारत का वायसराय लॉर्ड मेयो था जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू किया। यह भारत में सितंबर 1872 में लागू होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इनिशियली आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है, बट यह J&K में लागू नहीं होता था। बट जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद में यह जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होता है। तो हम समझ सकते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अभी ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है और सारे सिटीजन्स को इस एक्ट को ध्यान में रखते ही कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करते कैसे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कैसे होता है और कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इन सब को समझने के लिए, इन सबको हम बारी बारी से समझेंगे। इन सबको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2 हमें क्या बताता है? सेक्शन 2 हमें ये बताता है कि जब कोई एक पर्सन किसी दूसरा पर्सन को अपनी रजामंदी किसी काम को करने या ना करने के लिए करता है और जब तीसरा पर्सन को या पार्टी को वो एज ए विटनेस रखता है, तो ये सारी व्यवस्था एक प्रपोजल कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन ए है, वह बी को किसी काम को करने या ना करने के लिए अपनी रजामंदी या अपनी विल बताता है और इन दोनों के बीच की जो व्यवस्था है इसमें बंदा सी को एज ए विटनेस रखता है, तो यह पूरी व्यवस्था एक प्रपोजल कहलाती है। अब हम इसे थोड़ा आगे समझते हैं। कोई भी प्रपोजल बनाने वाला वो प्रोमिसर कहलाता है और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाला प्रोमिसी कहलाता है। मतलब अगर जो हमने एग्जाम्पल लिया है ए और बी वाला, तो यहाँ पे ए प्रोमिसर होगा जो प्रपोजल बना रहा है और बी जो कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है वो प्रोमिसी कहलाएगा। जब कोई भी प्रपोजल बनाता है, जैसे ए ने प्रपोजल बनाया और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्टेंस के बाद में यह प्रपोजल एक प्रोमिस कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं कि जब प्रोमिसर वही जो कि प्रपोजल को बनाता है, जब प्रोमिसर की इच्छा पर कोई भी पार्टी या प्रोमिसी किसी काम को करने के लिए या उस काम को नहीं करने के लिए या फिर किसी काम को करता है या उसको नहीं करता है, इन सभी शर्तों का एक कंसीडर करता है, तो उसको कंसीडरेशन ऑफ प्रोमिस कहेंगे। यहाँ तक छोटी मोटी बात है, हालांकि हम इसको अगर रिमाइंड करके दोबारा सुनेंगे तो ये हमें समझ में आएगा। ये बहुत बेसिक सी नॉलेज है फ्रेंड्स, और इसको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि आगे की सारे टर्म्स इसी प्रोमिसर और प्रोमिस के ऊपर ही डिपेंड है। तो एज ऑफ नाउ हम एक बार दोबारा से रिकैप कर लेंगे कि जो प्रपोजल बनाता है वो प्रोमिसर कहलाता है, जिसको एक्सेप्ट करता है प्रोमिसी कहलाता है। हमने ज़्यादा कोई टेक्निकल बात अभी करी नहीं है, इसके आगे हम चलते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई प्रोमिस, सेट ऑफ प्रोमिस, तो समझो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको समझिए कि जब कोई प्रोमिस या फिर सेट ऑफ प्रोमिस, ठीक है, जब एक दूसरे के कंसीडरेशन में जाता है, तो ये एग्रीमेंट कहलाता है। अब यहाँ टर्म बदलने लगा है।
पहले प्रपोजल बनता है, प्रपोजल के बाद में प्रॉमिस होता है, उनके एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद में जब ढेर सारे किसी भी एक ढेर सारे, हम ये कह सकते हैं कि जब ढेर सारे प्रॉमिस एक साथ मिलके आते हैं तो वो एग्रीमेंट कहलाते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं एग्रीमेंट इज लाइक एज ए सेट ऑफ द प्रोमिसेस। तो फर्स्ट थिंग दैट इज द प्रपोजल, अनदर थिंग दैट इज प्रॉमिस, एंड द नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट। अब बात ये आती है कि क्या सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं? आप खुद सोचिएगा, अगर कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या ये सारे के सारे एग्रीमेंट कर रहा है कि क्या सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे? फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, और जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते, वो वॉइड कहलाते हैं। वॉइड, या फिर उसको हिंदी में बोले तो शून्य कहलाते हैं। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है कि कोई भी जब एग्रीमेंट बनाया जाता है तो उसकी जो नियम और शर्तें, या उसकी जो उसके अंदर का जो कंटेंट है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है, वो किसी भी कानून के द्वारा ऑथेंटिकेट या उसकी गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। यही इसका मतलब है एनफोर्समेंट बाय लॉ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अगर वो नहीं फॉलो करता है तो वो वॉइड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये लेंगे कि कोई बंदा ए और दूसरा पर्सन बी है। अगर ए बी के साथ में कोई एग्रीमेंट बनाता है और उस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि उन्हें जाके कोई भी बैंक को जाके उसको लूटना है, तो यह एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट किसी भी प्रकार के कानून में यह जो गाइडलाइन है किसी प्रकार के कानून में नहीं लिखा कि जाके किसी को लूटना है। तो यह एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, इसको जाके हम कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए यह एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा, ना कि इस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कह देंगे। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गई है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और इसका अगर हम रिवर्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो सभी एग्रीमेंट हो सकते हैं, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कोई भी प्रॉमिस है, अब प्रॉमिस सीधी सी बात है, दो लोग या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होगा। जब कोई भी प्रॉमिस है वो जब दो लोगों के बीच में कंसिडरेबल हो, कंसिडरेबल मतलब कि एक टाइम के बाद में जब दो लोग आपस में सोच समझ के विचार करके अगर उस प्रॉमिस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी प्रॉमिस जो कि या तो पूरा के पूरा या फिर पार्शियली एक दूसरे के ऊपर कंसिडरेबल होता है, वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाते हैं, जो कि आपसी समझ के ऊपर प्रॉमिस कहलाते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी हम ज़्यादा कुछ आगे नहीं बढ़े हैं फ्रेंड्स, अभी हमने सिर्फ प्रपोजल, प्रॉमिस, एग्रीमेंट और एग्रीमेंट से हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से इतना सा बढ़ के आए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वो कहलाएगा जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये सब हम सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ रहे हैं। सेक्शन 2 में क्या क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 2 में ज़्यादा कुछ नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है कि ये कहाँ कहाँ लागू होता है, कहाँ कहाँ किस प्रकार से लागू होता है। ठीक है, अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिबल है लॉ के द्वारा, ठीक है, बट उसका जो एनफोर्सिबल है वो किस, मतलब जरूरी नहीं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट दो बंदों के बीच में हो, ये दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी हो सकता है। तो जब कोई भी एग्रीमेंट जब एनफोर्सिबल बाय लॉ हो, पर इसमें क्लोज ये है कि वो जो एनफोर्सिबल बाय लॉ है या तो वो कोई एक पर्सन या फिर एक से ज़्यादा पर्सन्स के ऊपर ही है, मतलब उस एग्रीमेंट के अंदर के सभी लोगों के ऊपर ये एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। मतलब कि अगर उस एग्रीमेंट को जाके वो कोर्ट में या फिर लीगली क्लेम करे तो वो लीगली क्लेम करने का अधिकार एक या कुछ चुनिंदा बंदों के पास में ही हो। तो बाकी के जो बंदे हैं, बाकी के जो पर्सन हैं, उनमें वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या फिर शून्य कॉन्ट्रैक्ट को अगर जैसा शून्य संविदा बोलेंगे, अगर हिंदी में अगर मैं कहूँ तो शून्य संविदा बोलेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट जो इसकी इंटरप्रिटेशन है सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का लास्ट
क्लोज क्या बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर लॉ के द्वारा एनफोर्स होते हुए सीज होता है, क्लोज होता है, तब वह कॉन्ट्रैक्ट अब शून्य हो चुका है, ठीक है, क्योंकि उसको लॉ के किसी कानून की मान्यता के साथ ही बंद किया गया है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को इन फ्यूचर फर्दर हम क्लेम नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो सेक्शन 2 की इम्पोर्टेंट थी, और सेक्शन 2 में इंटरप्रिटेशन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लिखा हुआ था, जिसको हम एक ब्रीफली दोबारा से एक रिकैप कर लेंगे। इसमें हमने सिर्फ इतना सा समझा है कि प्रपोजल क्या होता है। तो प्रपोजल भाई जो एक पार्टी के द्वारा बनाया जाता है और एक्सेप्ट कोई भी एक पार्टी या दो से एक से ज़्यादा पार्टी के लोग कर सकते हैं। जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो प्रॉमिस बन जाता है। कोई भी प्रपोजल बनाने वाला प्रोमिसर कहलाता है, उसको एक्सेप्ट करने वाला प्रोमिसी कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप प्रपोजल, सेकंड स्टेप प्रोमिसी, थर्ड स्टेप वही आ जाती है कि जब सेट ऑफ प्रोमिस है वो एग्रीमेंट कहलाएंगे। फोर्थ स्टेप ये आती है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, और एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वो वॉइड कहलाएगा, ठीक है। वो कोई भी एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के अगर मान लो 10 पार्टीज है उस एग्रीमेंट में, बट वो एनफोर्सिबल बाय लॉ ओनली फॉर 2 लोगों के लिए ही है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। और लास्ट चीज़ हमने पढ़ी थी जो कि हम अभी लेटेस्ट, वो ये थी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर एनफोर्सिबल बाय लॉ मतलब लॉ के द्वारा बंद किया जाता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं या फिर वॉइड कहलाते हैं, उनका कोई फर्दर क्लेम नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम पूरी के पूरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर सीरीज़ बना रहे हैं, एक प्लेलिस्ट बन के आपके सामने आएगी जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी।